सबसे पहले मैं आप लोगों का इस व्याख्यान चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और उसी अभिनंदन के साथ साथ हम अपना अध्ययन बिंदु लेके आएंगे। आज का अपना अध्ययन बिंदु रहेगा वो है शिक्षण विधियों से संबंधित है। और मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि अपनी जो शिक्षण विधियाँ चल रही हैं वो हिंदी विषय से संबंधित ही शिक्षण विधियाँ हैं और उन शिक्षण विधियों में हम आगे का जो क्रम लेके आ रहे हैं वो अपना आगे की जो शिक्षण विधि है वो है व्याख्यान के रूप में है। तो मित्रों, अपना चैनल व्याख्यान क्लासेस के नाम से और इसी व्याख्यान क्लासेस में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं व्याख्यान शिक्षण विधि के बारे में। तो मित्रों, मैं इस व्याख्यान शिक्षण विधि को ये अब शुरू कर रहा हूँ, तो ज़रा मनोयोग से आप इसे देखने का प्रयास करें, मनोयोग से आप उसे सुनने का प्रयास करें। तो अपना आज का अध्ययन बिंदु है वो है व्याख्यान शिक्षण विधि। तो देखिए मित्रों, इस व्याख्यान शिक्षण विधि को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आखिर ये व्याख्यान क्या होता है और ये जो व्याख्यान चला आ रहा है ये लगभग कहाँ से चला आ रहा है, या ये व्याख्यान जो शिक्षण विधि है या हमारे शिक्षा क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया है। तो हम इसको लेकर व्याख्यान मित्रों, सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग यूरोप महाद्वीप में हुआ करता था और इसी यूरोप महाद्वीप का अनुकरण करते करते आज हम अपने देश भारत में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका? व्याख्यान विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, व्याख्यान एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से बहुत प्राचीन विधि है। एक प्रकार से ये प्राचीन विधि है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, या हम ये कहें जब से हम किसी भाषा का निर्माण कर चुके थे तब से हम इसी व्याख्यान विधि का ही उल्लेख करते आ रहे हैं या उसी व्याख्यान का हम अनुकरण करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्याख्यान जो विधि है ये सबसे पुरानी विधि है और सबसे पुरानी विधि होने के कारण आज इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और शिक्षा के क्षेत्र की दृष्टि से यह एक प्रकार से सबसे सरल विधि के रूप में माना जाता है। यह सबसे सरल विधि है और सरल विधि के साथ साथ इसके अन्य नाम और हैं। जैसे मैं नाम लूँ, एक तो इसको मर्त विधि के नाम से भी जाना जाता है, एक इसे अमूर्त विधि के भी नाम से जाना जाता है, अमूर्त विधि, और इसे जड़ विधि भी माना जाता है, जड़ विधि। ये क्यों माना जाता है मित्रों? क्योंकि इस विधि में कोई भी मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसमें एक प्रकार से एक्सप्लेन ही किया जाता है। और एक्सप्लेन किस प्रकार का किया जाएगा? इसमें एक्सप्लेन या जो भी विषय का प्रस्तुतिकरण है वह एक प्रकार से व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और व्याख्या के माध्यम से ही एक शिक्षक यहाँ केंद्र बिंदु बन जाता है। शिक्षक केंद्र बिंदु बन जाता है और शिक्षक का ही यहाँ एक प्रकार से व्याख्यान होता है। और इस प्रकार से हम कहें कि शिक्षक किसमें केंद्र बिंदु होने के कारण यहाँ छात्र बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। कौन? यहाँ छात्र निष्क्रिय होते हैं, या हम ये कहें जो भी विद्यार्थी है या छात्र हैं एक प्रकार से क्या है, वो निष्क्रिय हैं, एक प्रकार से श्रोता मात्र हैं, श्रोता मात्र हैं। ये केवल सुन ही सकते हैं, ये केवल लिख नहीं सकते। केवल शिक्षक का जो उद्बोधन है या शिक्षक का जो व्याख्यान है उसी शिक्षक का व्याख्यान कौन सुनेंगे? विद्यार्थी सुनेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षक ही इस विधि में केंद्र बिंदु होता है और विद्यार्थी जो भी होते हैं वो केवल एक प्रकार से निष्क्रिय श्रोता मात्र बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से बहुत सरल विधि है और सरल विधि के साथ साथ ये मृत विधि है, मृत के साथ ये अमूर्त विधि है, इसी के साथ ये जड़ विधि है। इसका नाम क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो श्रोता है या विद्यार्थी है वो विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय होने के कारण हम इस विधि को या व्याख्यान विधि को हम मर्त, अमूर्त या जड़ विधि के नाम से भी मान सकते हैं।
अब इसके साथ हम यह भी कहें कि ये जो व्याख्यान होता है मित्रों, ये व्याख्यान एक प्रकार से आदर्शवादी व्याख्यान होता है। क्या होता है? इसमें आदर्शवादी व्याख्यान होता है। और आदर्शवादी व्याख्यान किसके बारे में होगा? या तो मित्रों वो कोई व्यक्ति विशेष, या तो हम कहें व्यक्ति विशेष की जीवनी से जुड़ा हुआ हो, या कोई ऐतिहासिक कोई सामग्री या ऐतिहासिक कोई स्रोतों के बारे में कोई व्याख्यान कर रहा हो, या हम ये कहें किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी के बारे में, या हम ये कहें जीवनी नहीं है तो आत्मकथा के बारे में वो व्यक्ति किसी का व्याख्यान करेगा, और वो व्याख्यान बच्चों के बीच में एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण करेगा। तो वो ही मित्रों एक प्रकार से क्या है? ये व्याख्यान है। तो हम इस प्रकार के तरीकों को लेकर के कह सकते हैं कि व्याख्यान क्या है? केवल एक प्रकार से सूचना देने की विधि है, या हम ये कहें कि व्याख्यान शिक्षण विधि के माध्यम से सूचना जिस प्रकार से दी जाएगी वो प्रभावशाली ढंग से दी जा रही है। प्रभावशाली ढंग से सूचना दी जाएगी, यही एक प्रकार से क्या कहलाती है? यही एक प्रकार से व्याख्यान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं तो निष्क्रिय होने के साथ साथ शिक्षक किसी व्यक्ति विशेष की या किसी ऐतिहासिक स्रोतों की या किसी जीवनी या आत्मकथा को लेकर के बच्चों के बीच में उस पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसकी सूचना का प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान के रूप में बच्चों को सुना रहा है। तो वो ही एक प्रकार से व्याख्यान शिक्षण विधि है। तो मित्रों ये है व्याख्यान विधि के बारे में। अब हम समझेंगे कि व्याख्यान विधि के चरण कितने होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं, या इसके पद कितने हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। अभी इसी के साथ हम बात करेंगे कि व्याख्यान कितने प्रकार का हो सकता है। तो मित्रों हम इस व्याख्यान के बारे में हम कहें कि व्याख्यान किस प्रकार का हो सकता है। व्याख्यान मित्रों एक प्रकार से अनुक्रम के रूप में भी हो सकता है। एक प्रकार ये हो गया। व्याख्यान एक प्रकार से समस्या मूलक भी हो सकता है, समस्या मूलक व्याख्यान भी हो सकता है। तीसरा मित्रों हम कह सकते हैं शोधपरक व्याख्यान भी हो सकता है, शोधपरक व्याख्यान भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। व्याख्यान के प्रकार बता रहे हैं मित्रों, ये है व्याख्यान के प्रकार, किस प्रकार के व्याख्यान हो सकते हैं। पहला हमने लिया अनुक्रम के बारे में, फिर हमने कहा ये कोई व्याख्यान समस्या मूलक भी हो सकता है या कोई शोधपरक भी हो सकता है, या हम ये कहें व्याख्यानकार से शास्त्रीय भी हो सकता है, शास्त्रीय व्याख्यान भी हो सकता है, या हम कहें किसी व्यक्ति विशेष की तुलना करने वाला व्याख्यान भी हो सकता है, या जिसको हम कह सकते हैं तुलनात्मक व्याख्यान। तो मित्रों इस प्रकार से ये व्याख्यान के प्रकार हैं। तो व्याख्यान इस प्रकार में इन पांचों प्रकारों में से किसी भी प्रकार का व्याख्यान हो सकता है। अब ये देखना है कि ये जो व्याख्यान है या ये जो प्रकार है, व्याख्यान के जो प्रकार हैं वो किस रूप में किस चरण में बाहर निकल के आएंगे। तो मित्रों इसी क्रम को लेकर के हम आगे आएँ कि व्याख्यान के जो सोपान होते हैं या सोपान है वो कितने प्रकार के होते हैं, या हम ये कहें कि जब इन 5 प्रकारों का जब व्याख्यान किया जाएगा तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, या विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक किस प्रकार से इन 5 प्रकार के व्याख्यानों का एक्सप्लेन करेगा। उसका एक्सप्लेन करने के भी अलग अलग चरण होते हैं। तो मित्रों ये चरण किस प्रकार से होंगे, तो पहले तो वो क्या करेगा, इनमें से किसी भी एक विषय को चुनेगा। तो इसलिए हम कहें कि पहला चरण व्याख्यान का यही होता है कि वो व्याख्यान की विषय वस्तु निर्धारित करेगा। क्या है? व्याख्यान की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु या प्रकरण का चयन करता है। किसका? प्रकरण का चयन करता है मित्रों। अब विषय वस्तु का चयन करने के बाद में मित्रों ये तो कोई इनमें से किसी एक व्याख्यान या किसी एक विषय का चयन कर लिया, और उसका चयन करने के बाद अध्यापक क्या करेगा या शिक्षक क्या करता है, उसकी योजना बनाता है, योजना निर्माण करता है, या विषय वस्तु या प्रकरण
को आगे बढ़ाने के लिए वो योजना बनाता है। तो मित्रों वो योजना किस प्रकार से बनाएगा वो देखिए। मित्रों ये योजना वो शिक्षक एक प्रकार से 4 प्रकार से योजनाओं को शामिल करेगा। पहला बिंदु वो है शिक्षक यह ध्यान में रखता है कि छात्रों को कितना पूर्व ज्ञान है, यह देखता है। छात्रों को पूर्व ज्ञान का निर्धारण करता है, पूर्व ज्ञान का निर्धारण करेगा। एक तो योजना ये बनाएगा। दूसरी योजना उसके सामने यह रहेगी, शिक्षण का उद्देश्य जो है उसने जो चुनाव किया है, या शिक्षण का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है उसका चुनाव करना है, या उद्देश्य किस प्रकार से हमें निर्धारित या उसको आगे बढ़ाना है का उद्देश्य। फिर तीसरा यह ध्यान रखेगा कि हमें जो विषय वस्तु का चुनाव, हमने जो विषय वस्तु का चुनाव किया है उनमें से हमारी पाठ्य वस्तु की जो रूपरेखा है, पाठ्य वस्तु हम कहें पाठ्य वस्तु की जो रूपरेखा है उसका चयन करेगा। फिर लास्ट में वो क्या करेगा, 4 नंबर पे जो योजना बनाएगा, वो 4 नंबर पे योजना यह कहेगा हमने पाठ्य वस्तु की रूपरेखा भी बना ली, अब व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास उचित उदाहरण भी होने चाहिए। उचित उदाहरण हैं तो उन उदाहरणों को स्थान भी देने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हम कहें व्याख्यान शिक्षण विधि का पहला चरण यह होता है कि व्याख्या की विषय वस्तु क्या है, उसका प्रकरण क्या है, उसका चुनाव करेगा। दूसरा, उसका चुनाव करने के बाद में उस व्याख्यान को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है उसकी योजना बनाएगा, और उसकी योजना हमारे सामने 4 प्रकार से बाहर निकल के आती है, जो इस प्रकार से है। फिर हमारे सामने यही सोपान 3 नंबर पे आता है कि उसने योजना का निर्माण तो कर लिया, अब उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। प्रस्तुतिकरण करना है किसका, इनका। मित्रों इसका प्रस्तुतिकरण करना है इनका। योजना तो उसने निर्धारित कर ली, अब योजना में इनको तो उसने चयन कर लिया, अब उसके बाद में पाठ्य वस्तु का जो प्रकरण निर्धारित किया है उसका प्रस्तुतिकरण करना है। फिर अगला जो उसका टारगेट रहेगा या उसका अगला चरण यह रहेगा कि उसके प्रस्तुतिकरण का एक प्रकार से सारांश प्रकट करना है। सारांश किस रूप में प्रकट करेगा, व्याख्यान के रूप में करेगा, सारांश प्रकट करना है। और सारांश प्रकट करने के बाद में वो मूल्यांकन करता है, और ये मूल्यांकन किसका करता है मित्रों, ये मूल्यांकन करता है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। तो कह सकते हैं कि हम व्याख्यान शिक्षण में इस प्रकार की पद्धतियों का चयन करते हैं, और उसके बाद में व्याख्यान को जब हम प्रस्तुत करते हैं या किसी कक्ष में बच्चों के बीच में हम इस प्रकार से अपने किसी विषय वस्तु को लेकर के व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हम इन चरणों से गुजरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याख्यान इस प्रकार से बाहर निकल के आती है, या व्याख्यान के जो सोपान होते हैं या व्याख्यान के प्रकार होते हैं इस प्रकार से बाहर निकल के आते हैं। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और क्या क्या दोष हैं। इसी के बारे में हम इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्याख्यान विधि के मुख्य गुण क्या है या इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उन्हीं के बारे में देखिएगा। पहले हम बात करें व्याख्यान विधि की विशेषताएं या गुण। विशेषताएं या हम बात करें गुण की, दोनों एक ही बात है, या हम यह भी कह सकते हैं इसके अभिलक्षण क्या है। तो मित्रों अभिलक्षण तो यह हो गया, एक लक्षण तो ये हो गया कि यह सरल है और यह बिल्कुल कम खर्चीली विधि है। एक तो हम इसकी विशेषता ये बना सकते हैं। दूसरी हम यह कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग एक तो सामाजिक विज्ञान के लिए और हिंदी विषय के लिए उपयुक्त है। गणित जैसे विषयों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि गणित जैसे विषयों में या विज्ञान जैसे विषयों में हमें प्रयोग के माध्यम से बच्चों को समझाना पड़ता है या उसका एक्सप्लेन करना है, तो हम व्याख्यान विधि के रूप में हम उसे नहीं समझाएंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि का यही विशेषता दोष बन जाएगी।
अगले हम विशेषता यह ले सकते हैं कि इसमें ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं या जीवनी होती है, या हम ये कहें आत्मकथा होती है। आत्मकथा उसका प्रस्तुतिकरण हम व्याख्यान के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हम ये कहें कि यह कम समय में अधिक से अधिक व्याख्यान प्रस्तुत कर सकता है। हम कहें ये कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। कैसे? व्याख्यान के माध्यम से मित्रों। अब हम इसी की अगली विशेषता लेकर के यह बात कर सकते हैं कि अगर किसी विषय वस्तु का अगर हमारे सामने कोई विषय वस्तु कठिन लग रही है तो व्याख्यान के माध्यम से उस कठिन वस्तु को हम सामान्यकरण कर सकते हैं या उसका सरलीकरण कर सकते हैं, सामान्यकरण कर सकते हैं या उसको सरल रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार से व्याख्यान विधि की एक विशेषता यह भी बन सकती है। अब हम यह भी कह सकते हैं कि इसको कम समय में जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम बिल्कुल कम समय में पाठ्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है। एक विशेषता भी ये भी है। ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका श्रवण कौशल इतना विकसित नहीं होता। इसी वजह से ये व्याख्यान विधि ऊंची कक्षाओं या ऊंचे स्तर के जो बालक होते हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये विधि उपयुक्त है। अब हम इसके दोष की बात करते हैं या फिर कमियों की बात करते हैं। तो इनकी कमियां तो मित्रों एक यही है कि यह निम्न स्तर के बच्चे होते हैं या निम्न कक्षाएं होती हैं या निम्न स्तर की जो कक्षा होती हैं या प्राथमिक स्तर की जो कक्षा होती हैं उसके लिए अनुपयुक्त है। एक तो ये है, एक दोष ये बन गया। दूसरा ये बन गया कि निम्न स्तर के लिए अनुपयुक्त है तो ये स्वाभाविक है कि ये अमनोवैज्ञानिक है। ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि अपने आप बन जाएगी। तीसरी ये है मित्रों, तीसरा दोष हम यह भी निकाल सकते हैं कि गणित जैसे विषयों के लिए, गणित या विज्ञान जैसे विषयों के लिए अनुपयुक्त है। विषय के लिए क्या है? अनुपयुक्त है, मतलब ये उचित नहीं है इस विषयों के लिए। अब हम ये कहें कि अगर प्रयोग नहीं होता है, केवल व्याख्यान ही होता है, तो समझ लेना कि उसमें मौलिकता का अभाव रहेगा। मौलिकता का अभाव रहता है। मौलिकता का अभाव हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा कि हमने ये बताया कि ये आदर्शवादी विधि है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा होगा? आदर्श वाचन मित्रों ये शिक्षक के द्वारा होता है। तो हम ये कहें कि इसमें मौलिक जो बात होती है वो मौलिक बातों का उल्लेख इसमें नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें केवल व्याख्यान करना है, इसलिए व्याख्यान के माध्यम से हम यह विशेषता बाहर निकाल सकते हैं कि प्रजातांत्रिक जो भावना होती है वो बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो जाती है और बाकी यहाँ तानाशाही प्रवृत्ति लागू हो जाती है। हम ये कहें कि व्याख्यान के माध्यम से एक प्रकार से प्रजातांत्रिक भावना की जगह कौन सी भावना? प्रभुत्ववादी भाव, या हम ये कहें तानाशाही भाव। यहाँ तानाशाही बच्चे जो खुद पढ़ते हैं, क्या होते हैं? बच्चे जो खुद पढ़ने वाले होते हैं उनकी ललक, जो खुद पढ़ने की इच्छा या खुद को पढ़ने की जो ललक पैदा होती है वो ललक अपने आप यहाँ व्याख्यान के माध्यम से खत्म हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, अगली विशेषता हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चों की स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम इसके दोष बहुत सारे बाहर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हम अगला दोष यह लेके आए कि यह केवल स्मृति केंद्रित है और यह स्वाभाविक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली हो और प्रत्येक बच्चा उसकी श्रवण शक्ति
या प्रत्येक बच्चा उसके व्याख्यान को सुन सके, इतने लंबे समय तक उसके व्याख्यान को सुन सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्मृति केंद्रित विधि है, तो जो हर एक बच्चों के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा चलता है और इतने लंबे व्याख्यान को छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं या बड़े कक्षा के स्तर के जो बच्चे होते हैं वो इतना ही स्मृति को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि में इस प्रकार के दोष भी हैं और कुछ एक विशेषताएं भी हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, अपनी ये जो व्याख्यान विधि है इसी के साथ हम यहीं इसको समापन करना चाहेंगे और अगली विधि के बारे में हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और इससे पहले मैं आपसे विराम लेने से पहले मैं आप लोगों को यह गुजारिश करूंगा, अगर अपना ये जो शिक्षण विधि है या शिक्षण पद्धति है अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका इसी प्रकार का प्रोत्साहन, इसी प्रकार का स्नेह, इसी प्रकार का प्रेम इसी चैनल के प्रति और इस विपुल व्याख्यान क्लासेस के प्रति या विपुल जोरासिया के प्रति स्नेह बनाए रखें। और स्नेह बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इसी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें, इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस वीडियो से या इस चैनल के माध्यम से जारी होने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से शुक्रिया चाहूँगा। हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया।